तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे कुछ परसेंटेज के, कोई किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। डाउट वैसे भी पढ़ने से आते हैं भाई। तो मैंने जो पीडीएफ दिया है आपको, उसमें से क्वेश्चन लगाने हैं, तो कम से कम जितनी भी टाइप, उसमें लगभग लगभग है 10 से 12 टाइप हैं उस बुक में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो मैंने पीडीएफ डाला है। तो आई विल सजेस्ट कि आप सारे टाइप के कम से कम 10 से 15 20 क्वेश्चन आप हर टाइप का रेंडमली कहीं से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। 10 10 12 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कम से कम आप हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट वाज 4 times द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है, इफ देयर हैड बीन 35 fewer appeared and 9 more had failed, the ratio of passed and failed students would have been 2:1. Then find out the total number of students who appeared in the exam. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सिंपल क्वेश्चन है बहुत, बस आपको थोड़ा समझना है कि ये रेशियो दिया क्या है और हमें किस रेशियो से किसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले तो उसने जो दिया है उसके बारे में बात करते हैं कि उसने पास और फेल स्टूडेंट। ठीक है, एक तरफ पास स्टूडेंट है और एक तरफ फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो वो जो कह रहा है वो कह रहा है कि पास स्टूडेंट वाज 4 times ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। मतलब अगर ये एक फेल होता है, ठीक है, तो पास कितने होते हैं? 4। तो ये हो गया आपका पास फेल का रेशियो। क्लियर? तो अगर हम चाहें तो लेट भी कर सकते हैं। लेट उनके जो नंबर है, अगर नंबर लेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 4x एंड 1x। ठीक है, ये 4x स्टूडेंट पास हुए, 1x हमारे क्या हुए, फेल हुए। अब वो कह रहा है कि इफ देयर हैड बीन 35 fewer अपीयर। ठीक है, अब देखो कि भाई अपीयर बच्चे कितने होंगे, अपीयर स्टूडेंट कितने होंगे। तो अपीयर वो होते हैं जो पास भी होते हैं और फेल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपीयर कितने हो जाएंगे, तो अपीयर का रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 5x, या फिर हम कह लेंगे यूनिट में बोलेंगे तो 5। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अगर 35 कम अपीयर होते, मतलब 5x में से मैं 35 माइनस कर दूं, 5x माइनस 35, तो 9 मोर हैड फेल्ड। ऐसा करने से तो फेल्ड कितने हो जाते, 9 ज्यादा हो जाते। तो अपॉन, अब फेल्ड कितने हो जाते, पहले एक्स थे तो अभी 9 मोर फेल्ड हो जाते। तो यहाँ पे क्या है भाई, टोटल अपीयर, टोटल अपीयर अपॉन, यहाँ पे फेल्ड का रेशियो आपको दिया हुआ। ठीक है, ऊपर टोटल अपीयर आगे, नीचे आगे फेल्ड टोटल स्टूडेंट, राइट, इज इक्वल टू, मुझे आगे रेशियो दिया हुआ है किसका, 2:1, पास और फेल का। ठीक है, क्योंकि ऐसा होने से 35 फियर अपीयर होने से और 9 ज्यादा फेल होने से जो मेरा रेशियो है चेंज होके वो कितना बन जाता, करंट रेशियो, पास और फेल, ये बन जाता भाई 2:1। यहाँ पे अपीयर कितने हो गए, अब अपीयर का अगर अपीयर निकाले जाए तो अपीयर हो जाएंगे भाई 3 यूनिट, राइट, क्योंकि अभी 2 पास हो रहे, एक फेल हो रहे, तो अभी नए वाले रेशियो में अपीयर कितने हो गए, 3। तो मैं अगर अपीयर अपॉन फेल का रेशियो निकालू तो कितना आएगा, 3/1। मेरा जो नया अभी जो रेशियो बनेगा अपीयर का और फेल का, वो बनेगा 3:1। तो बस इस वाले रेशियो के इक्विवेलेंट कर देंगे इसको, अपीयर अपॉन फेल, दैट इज 3/1। क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई और एक्स की वैल्यू निकाल दो, दैट इज 5x माइनस 35 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x प्लस 27। 3x को इधर ले आए, दैट इज 2x, 35 को इधर ले आए तो इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज 62। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब आपसे पूछा क्या है,
अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, तो बच्चे अपीयर्ड कितने थे, 5x। टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5 into 31, दैट इज 155। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बस यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, हम इसको कभी कभी रेशियो को 2:1 रख देते हैं, जो कि गलत है। रेशियो हमें उसी का रखना है जिस चीज का हमें दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे टोटल अपीयर अपॉन फील्ड दे रखा है, तो टोटल अपीयर अपॉन फील्ड का ही हम नया रेशियो लेंगे। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी भी दिखता है। जब आप इसको राइटिंग देखोगे, लैंग्वेज देखो इसकी, काफी एक पैराग्राफ जैसा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of income of ABC is 2:3:4, then their savings ratio is 1:2:3, and B expense is 87.5% of his income. Then find out saving, and total saving is 5,000 rupees, and find out the total expenditure. आपको बताना है टोटल खर्चा कितना है उन सब। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक बता करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको रेशियो निकालने के लिए बोला था। निकाल सकते हैं इसको। बताओ फिर आंसर कितना होगा इसका, जल्दी से, 30 सेकंड। हमें दिया क्या है, मैं जब तक ये चीजें लिख लेता हूँ। इनकम दी है किसकी, ए कॉमा बी कॉमा सी, दैट इज 1:2:3, इसका रेशियो दिया हुआ है, सॉरी 2:3:4। इनकम है 2:3:4। और क्या दिया हुआ है हमें, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। ठीक है। और दिया हुआ है इसने एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू 87.5% ऑफ हिज इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर हमें बताना है। गुड इवनिंग प्रिया, आप काफी लेट है। ठीक है। और हमें दे रखी है सेविंग, सेविंग्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5,000। हमसे पूछा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल। देखो इसको करने के दो तरीके। पहली बात तो ये कि आप पूरा उसका रेशियो ही निकालो और फिर रेशियो से कंपैरिजन करो सबका। दूसरा ये है कि सबका टोटल सेविंग निकाल लो, सबका टोटल इनकम निकालो और उसको माइनस कर दो। तो अब वो कैसे निकाला जाए, पहले आप बी पे ही बात करो। ठीक है। पहले अगर मैं बी की ही बात करूँ, तो भाई बी की उसने आपको दे रखी है क्या, सेविंग। तो बी की सेविंग मतलब बी की सेविंग है यहाँ पे 2 यूनिट, है ना। और ये दे रखी है उसने 5,000 के बराबर। क्लियर। बी की सेविंग कितने, 5,000 के बराबर दे रखी है। यहाँ से
एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,500। ठीक है, 2,500। तो टोटल, यहाँ पे टोटल सेविंग कितना हो जाए? सबका सेविंग कितना होगा? 6 यूनिट, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 6 × 25, सो दैट इज 15। ये आ गई टोटल सेविंग, है ना, सबकी मिला के। बी की टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग, बी की टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग दे रखी है। ये मतलब इसका टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 87.5%, और उसकी टोटल सेविंग दे रखी है आपको 5,000 रुपीज। फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबका खर्चा निकालने के लिए, सबका सेविंग निकालने के लिए। ठीक है, मुझे ये टोटल सेविंग्स निकालनी है ना, मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है, मुझे एक्सपेंडिचर निकालना है किसका? ए प्लस बी प्लस। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ बी का पूछा है तो बी का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बी का तो मुझे यहाँ पे रेशियो ही दे दिया है एक्सपेंडिचर और इनकम का, तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, इसको तो मुझे रेशियो की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बी का तो ये सिर्फ एक्सपेंडिचर पूछेगा नहीं, मतलब ये सबका पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एक्सपेंडिचर कितना। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अब टोटल ए प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? टोटल इनकम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस टोटल सेविंग्स, दैट इज ए प्लस बी प्लस। तो मुझे यहाँ पे अब बी की सेविंग्स दे रखी है, तो बी की सेविंग्स इस रेशियो में कितनी है? 2 यूनिट। मतलब बी की जो दो, इस रेशियो में 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 5,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की 2,500 के बराबर हो गई। तो यहाँ से मुझे 6 यूनिट, मतलब टोटल सेविंग्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालनी है बी की इनकम। तो बस बी की इनकम का आप तरीका देखो, क्योंकि वो मुझे रेशियो के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे 87.5% दे रखा है ना। अब बस इसका फ्रैक्शन मुझे बता दो, 87.5% फ्रैक्शन में कितना परसेंटेज इसका जो बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, वो कितना बनेगा? जल्दी से बताओ। 87.5 कितने का होता है? हम्म, कैसे भी करके निकालो, 1/2 प्लस 3/8 करके निकाल लो, या फिर और मल्टीप्लाई करके निकालो, तो ये हो जाएगा 7/8 का। ठीक है, 0.5 है तो ये 1/8 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ये हो गया भाई 7/। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्स एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम का रेशियो मैंने यहाँ पे देखा कितना है? 7/8। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई? 1 यूनिट। सेविंग कितनी होगी? 1 यूनिट। तो यहाँ से, और इसकी सेविंग की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपये, है ना। तो इधर कोने में मैं आपको बता देता हूँ, 20 सेविंग इसके रेशियो से कितनी आ रही है भाई? 1 यूनिट। और ये दिया हुआ है कितने के बराबर? 5,000 के बराबर। तो 20 इनकम, 20 इनकम कितनी है यहाँ पे? 8 यूनिट, है ना, 8 यूनिट। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 × 5,000, दैट इज 40,000। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि बी की जो इनकम है वो कितनी है? 40,000। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस रेशियो में बी की इनकम की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट, है ना। तो मैं कह सकता हूँ इस रेशियो में 3 यूनिट जो होंगे ये वाले, ये बराबर कितने के होंगे? 40,000। ठीक है, रुपीज के। तो यहाँ पे टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? टोटल इनकम, आप तरीके से कर लेना अपनी कॉपी में इसको। टोटल इनकम होगी भाई 9 यूनिट। ठीक है, अब 3 यूनिट अगर बराबर है कितने के? 40 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? ठीक है, 1 यूनिट हमें कितने के बराबर दिया है? बिकॉज 1 यूनिट इज इक्वल टू 40,000/3।
क्लियर। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40,000 बाई 3 इंटू 9, दैट इज 12 और उसके आगे 4 जीरो। ठीक है, 1,20,000। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मतलब मुझे टोटल इनकम पता लग गया, मुझे टोटल सेविंग पता लग गई, बस मेरा आंसर करना है लास्ट वाला एक्सपेंडिचर का। तो टोटल इनकम हो जाएगी 1,20,000 माइनस टोटल सेविंग्स कितने हैं हमारे, 15,000। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1,05,000। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको आप जितना जल्दी कर सकते हो, जितना शॉर्ट में कर सकते हो, इन सब की जरूरत नहीं थी। ये सब जो मैंने इधर लिखा हुआ है तो समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में पूछा हुआ है और दिया हुआ। क्लियर। तो गिवन में करने की जरूरत नहीं। अब आपको आपको इसको ऐसे नहीं करना था कि पहले सबका रेशियो ही निकालो फिर रेशियो से रेशियो की वैल्यू निकाल दे। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। पहले एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो और फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर की वैल्यू, उससे पहले इससे निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The salaries of A, B, and C are in ratio of 7:5:4. Their savings are in this ratio. If B saves 15,000 rupees, which is 30% of his income, find out the expenditure of C. ठीक है, सिर्फ C का एक्सपेंडिचर पूछा है, तो इसको कैसे निकालना है? तो देखो हमारे पास, अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा। जो चीज क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम यही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। तो हमें दिया हुआ है इनकम ऑफ ए बी एंड का रेशियो। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ए बी एंड, दैट इज 7:5:4। फिर दिया हुआ है आपको सेविंग्स का रेशियो। ठीक है, सेविंग्स ऑफ एबीसी दिए हैं 5, 3 एंड 2। आपको निकालना है सी का एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सी का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मुझे इसकी इनकम पता करनी पड़ेगी और इसका सेविंग पता करना पड़ेगा। फिर यहाँ से मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे आपको एक्सपेंडिचर ऑफ सी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है, दे रखे हैं 15,000 रुपये, बी की सेविंग। ठीक है, और सेविंग का ही रेशियो है, मतलब बी की जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो 15,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5,000 रुपये। इतना तो डायरेक्ट सब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सी की सेविंग्स बता सकता हूँ कितनी होंगी। तो सी की सेविंग कितनी है, 2 यूनिट। 30 सेविंग 2 यूनिट, और ये बराबर हो जाएंगे कितने के, 10,000। इसका आंसर मिल गया हमें, मतलब यहाँ पे हमारा ये 10,000 रुपये। क्लियर। तो एक चीज मिल गई। अब बस हमें पता करना है कि इनकम कैसे पता की जाए। तो इनकम से पहले मुझे बी की इनकम में जाना पड़ेगा, यहाँ के बी की सेविंग से। अब बी की सेविंग का 30%, मतलब जो सेविंग है वो क्या है, 30% ऑफ टोटल इनकम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 15,000। यहाँ से बस यहाँ पे 100% वैल्यू निकाल दो। जब ये 30% सेव कर रहा है तो आपको निकाल देनी है पूरे 100% की वैल्यू। या तो ऐसे करो या फिर 30% का फ्रैक्शन बनाओ, और दैट इज 2/3/10। ठीक है, तो ये हो गया भाई सेविंग, ये हो गई टोटल इनकम। और ये जो 3 यूनिट है ये बराबर दे रखे हैं कितने के, 15,000 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 5,000 के। तो यहाँ से 10 यूनिट टोटल जो इनकम है इसकी, ये कितने के बराबर हो जाएगी, 50,000 रुपये। ठीक है, दैट इज टोटल इनकम।
तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा फ्रैक्शन के थ्रू, वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे बी की इनकम मुझे कितनी मिल गई, 50,000। ठीक है, मतलब बी के जो 5 यूनिट है ये बराबर है कितने के, 50,000 के। तो एक यूनिट बराबर होगा कितने के, 10,000 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस रेशियो में सी की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट है, इसमें कर देंगे इंटू 10,000, ये हो जाएगा 40,000 रुपीज। तो हमें सी की इनकम भी मिल गई, सी की सेविंग भी मिल गई। अब इसको मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास एक्सपेंडिचर भी मिल गए। ठीक है, सबको बात समझ में आई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, इनकम देखो, बी का इनकम हमने, देखो पहले हमें दिया क्या है कि बी की सेविंग दे रखी है। तो बी की सेविंग यहाँ पे 3 यूनिट, मतलब टोटल सेविंग का जो रेशियो उसमें बी की सेविंग 3 यूनिट के बराबर है, मतलब वो 15,000 के बराबर होगी, 1 यूनिट 5 के। तो यहाँ से सी की सेविंग हम सी और ए किसी की भी सेविंग निकाल सकते हैं, बस 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि इस रेशियो में 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो सबकी सेम होगी। तो यहाँ पे इसकी 2 यूनिट की वैल्यू होगी 10,000, है ना। सी की सेविंग निकल गई, अब मुझे चाहिए इनकम। तो भाई मुझे इनकम का रेशियो तो दे रखा है, बट मैं इनकम में जाऊं कैसे। तो मैंने देखा कि भाई मुझे जब इनकी सेविंग दे रखी है और मुझे बताया हुआ है बी का परसेंटेज, कि जो सेविंग का परसेंटेज है वो भी बता रखा है, तो मैं बी की सेविंग से बी की इनकम की तरफ जा सकता हूँ। तो बस मैंने इस चीज को यहाँ पे नोट किया कि 30% ऑफ टोटल इनकम ऑफ बी वो बराबर है 15,000 के। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई 30% का फ्रैक्शन बना लो, दैट इज 3/10। तो इसमें जो सेविंग है ऊपर 3 आ गई, 3 यूनिट, और जो टोटल इनकम है वो आ गया 10 यूनिट। तो जब सेविंग की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 15,000 बी का, तो बी का 3 यूनिट 15,000 के बराबर हो गया, 1 यूनिट 5,000 के। तो यहाँ पे इसकी टोटल सेविंग, टोटल जो इनकम वो है 10 यूनिट। तो टोटल वैल्यू इनकम हो जाएगी 10 × 5,000, दैट इज 50,000। ठीक है, अब बस इसको यहाँ पे इसकी टोटल इनकम का जो यूनिट है रेशियो में, जो 5 पार्ट है या पांच पांच रेशियो है, उसके इक्विवेलेंट कर देंगे। फिर वहां से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि सी के पास कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर वहां से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको सी का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। कोई और डाउट भाई किसी को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ 3 क्लासेस, मतलब ये रेशियो पे ही क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़े से मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन है जो रह गए थे, मैं थोड़े से प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ आप लोगों को। The ratio of student of 3 classes are 2:3:4. If 30 students are admitted in each class, the ratio becomes 8, 11 and 40. Find out the number of students in these classes. ठीक है, तो हमें बताना है कितने हमारे पास स्टूडेंट हो जाएंगे अभी, कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अभी जो प्रेजेंटली कितना दे रखा है रेशियो, तीनों क्लासेस, मान लो ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है और ये थर्ड, इसमें दे रखा है 2:3:4। अभी क्या होता है भाई, वो क्या कर देता है, 30 स्टूडेंट ईच क्लास में ऐड कर देता है। ठीक है, 30 तो ये रेशियो बन जाएगा कितना, 8, 11 एंड 40। क्लियर। तो अब मान लेते हैं, अगर पहले आप एक्स लेके करना चाह रहे हो, लेट स्टूडेंट्स कितने हैं, 2x, 3x एंड 4x। तो इसमें 30 ऐड किया गया, मतलब 2x प्लस 30 हो गया इसमें स्टूडेंट, दूसरी क्लास में 3x प्लस 30 हो गया, और चौथी क्लास में 4x प्लस 30। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो यही कि आप इसको x लेके कर लिया। अब मैं कोई भी दो क्लास का रेशियो ले लो, कोई भी दो क्लास, इनमें से कोई भी दो क्लासेस उठा लो। ठीक है, मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड ही ले लेता हूँ, रेशियो 2x प्लस 30 करंट। अभी कितने ऐड होने के बाद कितना रेशियो बन जाएगा उस पर मैं बात करता हूँ। तो 2x पहले थे, 30 ऐड कर दिए, अपॉन 3x पहले थे, 30 मैंने ऐड कर दिए, और इनका रेशियो बन जाता है भाई 8/11। ठीक है, दोनों क्लासेस का पहला अपॉन दूसरा, इन दोनों का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा 8:11। बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हो जाएगा 22x प्लस
330 इज इक्वल टू 24x प्लस 240। क्लियर? तो मैं x की वैल्यू को इधर लाऊंगा, नॉन x की वैल्यू को एक तरफ, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब 330 में से 240 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा कितना 90। क्लियर? x की वैल्यू होगी 40। ठीक है, x इज इक्वल टू 45। अब मेरे पास टोटल एट प्रेजेंट कितने बच्चे हैं हर ईच क्लास में? नहीं, नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि वो टोटल वैल्यू नहीं है, 8 8 रेशियो है सिर्फ। ठीक है, वहां से x की वैल्यू नहीं निकलेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे, ये नंबर नहीं है, ये कोई रेशियो है, अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे हो तो y लगाना पड़ेगा अगर नंबर बनाना है। रेशियो से कोई भी चीज नंबर, क्योंकि मुझे यहाँ से 2 से अगर इसको नंबर, मुझे क्वांटिटी बनानी थी 2 को, तो मैंने 2x एक वेरिएबल लगाया रेशियो में, यह सिर्फ रेशियो है, तो सिर्फ रेशियो में ही इसको मैं यूज कर सकता हूँ और कहीं नहीं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू कितने हैं मेरे पास? 2x प्लस 3x प्लस 4x, दैट इज 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई आंसर? 450 माइनस 45, दैट इज 405। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा क्या हो सकता है? 9 इंटू 45, 4 और 2 6, 7 और 2 9। मल्टीप्लाई क्या करना है? 9, नहीं वो नहीं करना है, आफ्टर एडिशन नहीं है, यहाँ पे इफ बोला है। ठीक है, अगर कर दिए जाए तो हुए नहीं है, यही तो देखना है यहाँ पे। 405 ही आंसर होगा। अभी एट प्रेजेंट रेशियो ये दिया हुआ है, फिर वो कह रहा है कि अगर 30 स्टूडेंट जोड़ दिए जाएं तो ये रेशियो होगा, तो पूछ रहा है अभी हमारे पास कितने बच्चे। ठीक है, तो वो अभी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ना कि आपको ऐड होने के बाद की वैल्यू। ठीक है, अगर ये इफ ना होता तो बात हो जाती थी, 495 नहीं होगा, 405 ही होगा। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसकंसेप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो, और कभी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख लो एग्जाम में, तो वहां से और आपको एकदम एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा तरीका देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे रेशियो दे रखा है 2:3:4, और अभी कितना है 8:11:40। ईच क्लास में कितने बच्चे ऐड कर रहा है? वो 30 स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो आप, जो गैप है यहाँ पे 6 का है, ये 11 है, तो ये 8 का है, और यहाँ पे कितने का है? 10 का। तो जब ईच क्लास में स्टूडेंट सेम ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो इनका इंक्रीमेंट है वो भी सेम यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, मान लो इसमें 2 थे, तो इसमें भी आपको 6 इंक्रीज हुआ है, तो इसमें भी 3 थे, तो 3 से इसमें भी 6 इंक्रीज होना चाहिए था। मतलब जो यहाँ पे इंक्रीमेंट है वो भी सब में सेम होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट सब में सेम हो रहा है। तो जब तक ये इंक्रीमेंट सेम नहीं होगा, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकता। तो अब कोई एक ऐसी कैलकुलेशन करके देख लो भाई, किस नंबर से इसको हमें करके देखा जाए कि मैं इसको मैं सेम कर पाऊँ, इस डिफरेंस को मैं सेम कर पाऊँ। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस रेशियो में, पूरे रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा पूरे रेशियो में? ऊपर वाले में 12, 9 और 6। ठीक है, अब नीचे कितना हो गया? 8, 11 और 14। तो मुझे पता है कि जब मैं सेम रेशियो से, अब सारे रेशियोज में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि मेरे रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो मेरा रेशियो अभी भी वही रहेगा। बस जो मेरी जो इंक्रीमेंट थी वो एक प्रोपोर्शन में आ जाएगी,
ठीक है, यहाँ पे 2 यूनिट, मतलब ईच क्लास में 2 यूनिट बढ़ रहा है, और मेरा ये 2 यूनिट है वो 30 स्टूडेंट्स के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 स्टूडेंट। और मेरे पास अभी एट प्रेजेंट कितने टोटल स्टूडेंट हो गए यहाँ पे? 9 और 6 15 और 12 27, इंटू कर देंगे 15। ठीक है, 30 और 10 40, यहाँ पे 405 स्टूडेंट आपको मिल जाए टोटल यूनिट की वैल्यू। ये रहा, ये था आपका शॉर्टकट ऑल्टरनेट मेथड। रेशियो से अगर यूज करना है आपको, तो मैंने आपको बताया आपके जो प्रपोर्शन में होनी चाहिए सारी वैल्यूज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होगा वो प्रपोर्शन में होना चाहिए। जो वैल्यू उसने सेम की है वो रेशियो में भी सेम होना चाहिए, जो रेशियो सेम होगा वो रेशियो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, जो चीज क्वेश्चन में है वही सेम चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए। यहाँ पे 30 स्टूडेंट ईच क्लास में ऐड कर रहा था, तो यहाँ पे रेशियो में यूनिट भी सेम ऐड होना चाहिए। जब तक ये सेम ना हो तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ये सारी चीजें सेम दी होती पहले से ही। यहाँ पे रेशियो कभी कभी दे देता है कि मान लो यही रेशियो दिया होता आपको 2 3 4 की जगह यहाँ पे दे दिया होता 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस कितने का होता? 2 2 का होता। तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा यहाँ पे 2 को बराबर कर देता 15 30 के, तो 1 यूनिट 15 के, और फिर 9 को यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देता, सीधा आंसर मुझे मिल जाता। बट इस क्वेश्चन में आपको ये चीजें सेम नहीं थी, तो आपको पहले ये सेव करना पड़ा। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया लिख लो, फॉर मेकिंग डिफरेंस इन प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो अब सबके सब ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बस यहाँ पे 2 वेरिएशन दिए हैं एक साथ। वो कह रहा है ए वेरीज डायरेक्टली एज बी एंड इनवर्सली एज सी। ठीक है, ए इज 12 व्हेन बी इज 6 एंड सी इज 2। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड ए व्हेन बी इज 12 एंड सी इज 3। एक क्वेश्चन में आपको वेरिएशन का ऐसा करा चुका हूँ। ये थोड़ा सा उससे एक एडवांस क्वेश्चन है, छोटी सी एक चीज इंक्लूड कर दी इसमें कि 2 वेरिएशन आपको एक साथ दे दिए। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली, जब डायरेक्टली कोई वेरी करता है तो हम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और ए इनवर्सली करेगा तो सी। बट ये कह रहा है कि दोनों, ए का कनेक्शन ए से भी है और बी से भी है, मतलब ए का कनेक्शन बी से भी है और सी से भी है। तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन सी। अब देखो यहाँ पे ये जो ए है बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी का इनवर्सली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएशन के साइन को हटाने के लिए इक्वल का लगाना होगा, तो मुझे कोई कांस्टेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट के इंटू बी ओवर सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसने वैल्यूज दे रखी है, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख देता हूँ ताकि मुझे कांस्टेंट के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, दैट इज 2, इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 6, और सी की वैल्यू कितनी है 2, और ये के की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, दैट इज 3। 3 से ये कटेगा 4 बार, तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू कितनी हो गई 4। जो कांस्टेंट के है वो आपका 4 है। क्लियर? तो अब उसने दूसरी वैल्यूज हमसे पूछी है। ये मेरे नाम से कौन आया भाई?
चलो नेक्स्ट, मेरा नाम लेके क्यों भाई क्लास में एंटर कर रहे हो तुम लोग? तो आगे हो जाएगा हमारे पास रिलेशन, तो हमारे पास यही रहेगा जो हमें दे रखा है। ठीक है। अब इसने यहाँ पे बी और सी की वैल्यू चेंज कर दी और ए की वैल्यू आपसे पूछी है। ए की वैल्यू हमारे पास 4, बी की वैल्यू अब 12 हो गई, सी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी, दैट इज ए इज इक्वल टू, के की वैल्यू हो गई 4 इंटू बी की वैल्यू 12/3। ठीक है। तो के इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू, क्लियर हुआ भाई? चलो इसका आंसर सबने दे दिया था, अच्छी बात। अब देखो, अब जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड ऑन मिक्सचर्स होंगे। रेशियो के कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर भी होते हैं। ठीक है, मिक्सचर का मतलब आप समझ गए। मिक्सचर का मतलब होता है जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मिला के कोई चीज बनाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि दो डिफरेंट, अब ये दो डिफरेंट क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। आपका एलॉयज हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है। पर्सन्स हो सकते हैं, इवन अब गर्ल एंड बॉय का मिक्सचर जो होता है, जो क्लास होती है हमारी, वो मेल और फीमेल का मिक्सचर होती है, बॉयज एंड गर्ल्स का मिक्सचर होती है। ऐसे स्टाफ जो होता है वो भी मेल फीमेल का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। तो कुछ इसके क्वेश्चन एलिगेशन से होते हैं और कुछ आपके जो क्वेश्चन होंगे वो रेशियो, प्रॉपर बेसिक रेशियो से होंगे। तो जो बेसिक रेशियो वाले क्वेश्चन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एलिगेशन वाले जब मैं एलिगेशन के साथ डिस्कस करूंगा बाकी के मिक्सचर के क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन 30 kg ऑफ एलॉय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनसे स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है। जो बेसिक रेशियो आपने पढ़ा है बस वैसे ही आपको इसको देख। ठीक है। 30 kg ऑफ alloy, ratio of copper and zinc is 3:2. If 3 kg more zinc added to the alloy, then find out the new ratio of copper and zinc in the alloy. alloy की जगह आप क्लास ले लो, कॉपर जिंक की जगह आप मेल बॉयज एंड गर्ल्स ले लो। तो वो कह रहा है, हमने 3 यहाँ पे मोर स्टूडेंट अगर हमने ऐड कर दिया, 3 मोर गर्ल्स ऐड कर दी, तो क्लास का नया रेशियो क्या हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी देख चुके हैं। तो पहले बेसिक यही देख लो भाई, 30 kg मेरे पास क्या है, टोटल एलॉय है ना। इसके अंदर क्या है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है। कॉपर एंड जिंक दिया हुआ है। अब रेशियो क्या है कॉपर एंड जिंक का, 2:3 का। तो मेरे पास टोटल 30 kg चीज है और उसमें मुझे रेशियो पता है कि भाई उसके अंदर जो कॉपर एंड जिंक है वो 2:3। ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ 30 में से कितना कॉपर कितना जिंक है। ठीक है। तो कितना कॉपर कितना जिंक आ जाएगा 30 kg में। अब 30 kg को डिवाइड कर दो 2:3 में, तो कितना कितना हिस्सा आएगा भाई दोनों में। ये हो गए टोटल 5 यूनिट, वो बराबर हो गए 30 के। 1 यूनिट बराबर होगा कितने के, 6 के। ठीक है। कॉपर एंड जिंक इज 3:2। ठीक है भाई, यहाँ पे 3:2 करो। ठीक है। इस चीज का भाई एग्जाम में भी ध्यान रखना, ये छोटे छोटे एरर हो जाते हैं, उल्टा लिखने की वजह से पूरा आंसर भी उल्टा आ जाता है। ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। तो कॉपर कितना हो जाएगा इंटू 6, दैट इज 18 kg। और यहाँ पे जिंक कितना हो गया इंटू 6, दैट इज 12 kg। ठीक है। तो बस मुझे कॉपर मिल गया 18 kg यहाँ से, और जो जिंक है वो मिल गया 12। अब आपसे वो क्या कह रहा है कि 3 kg मोर जिंक ऐड किया है। तो जो जिंक होगा वो जिंक में जाके ही ऐड हो जाएगा। तो जिंक 12 kg था, तो ये 3 kg भी इसी में जाके ऐड हो जाएगा। तो जो जिंक की क्वांटिटी है वो हो जाएगी 15 kg, और जो आपका कॉपर है वो सेम रहेगा, दैट इज 18 kg। ठीक है। ये बात सबको पता होगी कि सेम टाइप का मेटल, सेम टाइप का मटेरियल आपका सेम उसी खुद खुद जैसे ही किसी मटेरियल में जाके ऐड होगा।
ठीक है, तो जिंक जिंक में जाके ऐड हो जाएगा, तो जो आपका रेशियो बनेगा 6:5। हाँ, ठीक है, सबको समझ में आया ये? अच्छा, मैं यहीं पे रिड्यूस की बात कर देता कि मैंने जो 3 kg जो जिंक था वो रिड्यूस कर दिया, तब रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। सेम क्वेश्चन में मोर जिंक एडिड की जगह अगर मैं रिड्यूस का ऑप्शन दे दूं, तो भाई रिड्यूस कर दिया है मैंने जिंक को, तो इसमें से 3 kg माइनस हो जाएगा। हाँ, तो बस इसमें से 3 kg माइनस हो जाता है यहाँ पे, जहाँ पे 3 kg प्लस हुआ वहां से माइनस, तो ये हो जाता है यहाँ पे 9। ठीक है, और इधर हो जाता 18, तो ये हो जाता 2:1। अगर रिड्यूस की बात होती तो ऐसे हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखो इसको, तब तक एक छोटा सा काम करना है मुझे।
ठीक है, सॉरी, तो माइक म्यूट था। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हमें दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर इनिशियली। ठीक है, 30 लीटर मिल्क एंड वाटर, राइट। फिर उसका रेशियो इनिशियली कितना, 3:2। फाइनल जो कुछ उसमें हमने एक्स लीटर हमने मान लो वाटर ऐड कर दिया, तो वो बन जाता है 6:5। तो अब 30 लीटर इनिशियल टोटल तो दे रखा है, तो टोटल से मैं इनिशियल ये बता सकता हूँ मेरे पास कितना मिल्क है कितना वाटर है। तो मैंने 30 को 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो 18 लीटर और 12 लीटर बन गया। ठीक है, तो ये 18 लीटर मिल्क हो गया, 12 लीटर आपका वाटर। तो अब हमें देखना है फाइनल वाटर मिल्क अपॉन फाइनल वाटर। ठीक है, तो फाइनल मिल्क, मेरे पास मिल्क पहले भी 18 था और अभी भी 18 रहेगा, क्योंकि मिल्क के अंदर मैं कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा हूँ। ऐड क्या हो रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो वाटर पहले 12 लीटर था, उसमें एक्स ऐड कर दिया, इज इक्वल टू आपका रेशियो बनेगा 6:5, दैट इज 6/5। बस इन दोनों रेशियोज को मैंने इक्विवेलेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो आंसर मिलेगा 6x = 18, दैट इज x = 3 लीटर। तो मेरे जो एडिड क्वांटिटी थी वाटर की वो आ गई भाई 3 लीटर। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका देखते हैं दूसरा मेथड, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑल्टरनेट है, इसके 3 मेथड है। ठीक है, सेकंड ऑल्टरनेट, तो यहाँ पे आपको मिल्क देखना है, वाटर देखना है। कितना है भाई, 3 लीटर, 3:2, यह है 18 लीटर और ये 12 लीटर। ठीक है, अब ये फाइनल, ये तो इनिशियल था, फाइनल कितना हो गया, फाइनल बना 6:5। ठीक है, अब बस एक बात देखो कि मुझे पता है ये रेशियो सेम ही मिक्सचर का है, और मेरे पास जो मिल्क है, मेरे पास ऐड क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वाटर। ठीक है, तो वाटर की क्वांटिटी चेंज होगी, जो मिल्क है वो तो आपका 18 लीटर ही रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इस नए रेशियो में भी जो 6 यूनिट, जो 6 रेशियो की वैल्यू है, 6 की जो वैल्यू है, 6 यूनिट की जो वैल्यू है, वो अभी भी कितनी है, 18 लीटर है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लीटर, राइट। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, × 3, दैट इज 15 लीटर। मतलब इस रेशियो में मिल्क 18 है नए वाले में, तो जो आपका वाटर है वो 15 लीटर। ठीक है, तो अब ये देखो कि भाई पहले हमारे पास जो वाटर था वो कितना था, 12 लीटर, और अभी कितना हो गया, 15। तो कितना पानी हमने ऐड कर दिया इसमें, मोर 3 लीटर। तो यहाँ से भी मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड ऑल्टरनेट। क्लियर? अब बात करनी है हमें थर्ड ऑल्टरनेट की। तो थर्ड ऑल्टरनेट हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये 30 लीटर को अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप रेशियो पे ही काम करेंगे। ठीक है, मिल्क रेशियो वाटर, ये है 3:2। ये था इनिशियल। अब इसमें भाई कुछ ऐड किया हमने, कुछ भी। ठीक है, वाटर हमने ऐड किया, तो ये फाइनल जो रेशियो है वो बन गया 6:5। अब मैं पहले रेशियो को ही प्रपोर्शन में बना लेता हूँ। रेशियो को प्रपोर्शन में कैसे, कि भाई मेरे पास मिल्क ऐड वो कर रहा है वाटर, हमने ऐड किया कुछ वाटर, W वाटर हमने ऐड किया। ठीक है, तो मेरा जो प्रपोर्शन चेंज होना चाहिए वो वाटर का चेंज होना चाहिए। तो जो मेरा मिल्क है, मिल्क तो सेम रहेगा, मिल्क पहले भी 3 था अभी भी 3 होना चाहिए, या पहले 6 था तो अभी भी 6 होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो ये भी 3 से 6 हो गया, मतलब ये प्रपोर्शन में नहीं है। आप देखो कि प्रपोर्शन में यहाँ पे सेम क्या रहेगी, उसको सेम कर दो और फिर पूरे रेशियो को आप कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे मैंने देखा भाई मिल्क सेम रहेगा, तो मुझे मिल्क को सेम करना है। अब भाई मिल्क को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रहे, हमें सेम वैल्यू करनी है, इसको या तो 3 बना दो, या फिर 6 को 3 बनाओ, या फिर 3 को 6। तो 3 को 6 बनाना आसान है, मैं बस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6:4। अब पुराने रेशियो को आप नहीं देखेंगे, नया रेशियो बन जाएगा आपका इनिशियली 6:4, और नया रेशियो बनेगा फाइनेंशियल जो है वो जो फाइनल है 6:5। तो अब ये पहले 4 था पानी, अभी कितना हो गया, 5। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी ऐड हुई, सिर्फ 1 यूनिट। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शन में आ गए, क्योंकि यहाँ पे मिल्क मेरा सेम हो गया। ठीक है, अब बस मुझे कंपेयर कर देना है वैल्यू। अब देखो कि लीटर्स में मुझे आंसर देना है, तो लीटर्स में मुझे क्या दिया,
तो लीटर्स में मुझे दे रखी है इसने टोटल इनिशियल मिक्सचर, और यहाँ पे मेरे पास टोटल इनिशियल कितना है। अब टोटल इनिशियल क्या होगा, मिल्क प्लस वाटर, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10। तो टोटल मिक्सचर हो गया भाई 10 यूनिट, और ये बराबर दिया है कितने के, 30 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 3 लीटर, है ना। और यही मेरी क्वांटिटी का, मुझे 1 यूनिट का ही आंसर देना है, तो आंसर हो जाएगा 3 लीटर्स। ये आपका थर्ड ऑल्टरनेट हो गया। तो जो मेन जो ऑपरेशंस आपको सीखने हैं, एक तो ये पहला वाला बेसिक है, तो ये तो 100% आपको आना चाहिए। फिर ये तीसरा वाला जरूरी है, ठीक है। इसके बाद मैंडेटरी यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। ये जो सेकंड वाला ऑल्टरनेट है, ये आपकी चॉइस है, आप इसको सीखो या फिर नहीं सीखो, ठीक है, ये अप टू योर चॉइस। बट बाकी के दोनों जो मेथड्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, क्योंकि तीसरा मेथड जो तीसरा ऑल्टरनेट है, ये हम बार बार यूज करेंगे। बाकी के लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं भाई। ठीक है, सभी रिप्लाई करने की कोशिश किया करो, नहीं तो क्लास वन वे हो जाती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करके देखो मेरे साथ। कॉपर, जिंक, ठीक है। तो कॉपर जिंक दिया हुआ है यहाँ पे 4:3, 70 kg एलॉय दिया हुआ है टोटल। सम अमाउंट ऑफ कॉपर रिड्यूस, यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, उसमें ऐड कर रहा था वाटर, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। और फिर कह रहा रेशियो बन जाता है 10:9। कॉपर रिड्यूस कितना हुआ ये बताना है, ठीक है। तो पहले मैं एक्स वाले मेथड से बताता हूँ, फिर तीसरे वाले से, ठीक है, दोनों से ही जल्दी हो जाएगा ये। टोटल 70 kg था। तो कॉपर यहाँ पे कितना है, 4:3, ये था इनिशियल मिक्सचर। फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल में रेशियो कह रहा है भाई ये 10:9 बनेगा, बट ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने कुछ कॉपर रिड्यूस किया है, आई हैव रिड्यूस सम कॉपर, ठीक है। तो ये पहला था 40 kg, और ये था हमारा 30 kg, क्योंकि हम 70 kg को डिवाइड करेंगे 4:3 में, तो ये 40 और 30 ही आएगा, है ना। तो अब 40 में से हमने मान लो कुछ एक्स रिड्यूस कर दिया कॉपर अपॉन जिंक। अब हमें फाइनल कॉपर अपॉन जिंक देखना है, जेड है। तो अपॉन 30, क्योंकि जिंक तो अनचेंज रहेगा, क्योंकि जिंक के साथ तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो अपॉन रेशियो क्या बना, 10/9, जो नया रेशियो उसको इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 360 माइनस 9x इज इक्वल टू 300। तो 9x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/9, ठीक है, 6.66 kg। तो जो x की वैल्यू है आपको मिल गई 6.66 kg, ठीक है। अब इसी चीज को आप डायरेक्ट अगर सिर्फ रेशियो वाले मेथड से देखना चाहते तो उसके थ्रू भी हो सकता था। कैसे, कि भाई कॉपर जिंक रेशियो कितना है, 4:3, यहाँ पे फाइनल कितना है, 10:9। तो चेंज क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है मान लो कॉपर हमारा, तो ये जो जिंक है ये तो सेम रहना चाहिए था, ठीक है, अगर सिर्फ रेशियो से करना चाह रहे हो आप, तो ये सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज को सेम करना है, ठीक है। मतलब जिंक की वैल्यू तो सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, तो आप इसे सेम कर दें, ये हो जाएगा 12। तो पुराना रेशियो इसको अब हम यूज नहीं करेंगे, तो नया रेशियो होगा 19, 12:9 होगा। अब जो फाइनल बनेगा वो यहाँ पे देख रहे हैं आप, रिड्यूस हो रहा है कितना, 2 यूनिट। और पिछले रेशियो में क्या हो रहा था, 4 से 10 बढ़ रहा था, जबकि वो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो प्रपोर्शन में नहीं था। क्लियर। तो अब बस कंपेयर कर देना है रेशियोज में, हमें आंसर चाहिए 2 यूनिट का,
और हमें पूरे रेशियो से चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है 70 kg और 70 kg इनिशियल टोटल। यहाँ पे इनिशियल टोटल कितना है, 12 + 9 दैट इज 21 यूनिट टोटल, और ये बराबर दिया हुआ है 70 kg के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/21। और हमें आंसर देना है रिड्यूस्ड कॉपर का। तो रिड्यूस्ड कॉपर विल बी 70/21 इंटू 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3.33 kg, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.66 kg। तो रिड्यूस जो कॉपर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन का डिफरेंस पड़ता है। बेसिक में ये है कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा जरूर। बेसिक आप सीख जाएंगे तो किसी क्वेश्चन में आप डरेंगे नहीं कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, आपको पता है कि एक्स लेके तो ये होना ही होना है। ठीक है, रेशियो से कभी कभी चीजें मास्टर होने में टाइम ले जाती। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नेक्स्ट। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। अभी तक हमने मिक्सचर में 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, जिसमें एक में क्या कर रहा था कि कुछ ऐड कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो वो क्वांटिटी देने के बाद नया रेशियो पूछा था। फिर दूसरे क्वेश्चन में रेशियो दिया था और जिसमें कुछ एक बार ऐड करके रेशियो दिया था, फिर वो एडिड क्वांटिटी पूछ रहा था। फिर एक बार रिड्यूस किया था तो वो रिड्यूस्ड क्वांटिटी पूछ रहा था। ठीक है, अब जो चौथा टाइप हो गया वो हो गया रिप्लेसमेंट का, कि यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर दें किसी मिक्सचर को तो क्या होगा। अब रिप्लेसमेंट होगा तो मतलब दोनों वैल्यूज चेंज होंगी, आपका दोनों के दोनों जो क्वांटिटीज होंगी मिक्सचर की वो चेंज होंगी। तो हम समझ लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि कंटेनर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 3:2 इफ 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। मिक्सचर टेकन आउट हुआ, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जब मिक्सचर टेकन आउट होता है तो दोनों ही जाएंगे निकल के। एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ऐड क्या हुआ, सिर्फ वाटर। रेशियो बिकम्स 1:4, देन फाइंड आउट द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। मतलब आपको मिक्सचर का इनिशियल क्वांटिटी आपको बताना है। ठीक है, तो बस जो पहले गिवन है वो देखो। यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास है अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल कितना था, 3:2। ठीक है, इनिशियली ये था इनिशियली। फाइनल हमारे पास फाइनली क्या हो गया, ये 1:4। और ऐसा क्यों हुआ, हमने इसमें से जो 20 लीटर्स था वो रिड्यूस कर दिया, और इसके अंदर और रिड्यूस क्या किया, मिक्सचर। हमने टेकन आउट क्या किया, मिक्सचर दैट इज अल्कोहल प्लस वाटर। और हमने ऐड क्या किया इसमें, 20 लीटर सिर्फ वाटर ऐड किया। ठीक है, 20 लीटर सिर्फ वाटर ऐड किया। क्लियर? तो अब हमें इसमें बताना है कि हमारे पास भाई इनिशियली टोटल टोटल इनिशियल हमारे पास कितना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं लेट जो इनिशियल हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज। एल्कोहल था 3x लीटर, पहले बेसिक से देख लो क्योंकि बेसिक ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। और जो वाटर था वो 2x लीटर था। अब हमने जब इसमें से 20 लीटर मिक्सचर मैंने टेकन आउट किया, मैंने 20 लीटर जब इसमें से टेकन आउट किया, तो 20 लीटर। अब बस एक चीज ध्यान रखना, ये कहीं नोट कर लेना बात। ठीक है, मिक्सचर, ठीक है, when mixture is taken out, then quantity of elements taken out in same ratio as they mixed। ठीक है, मतलब जिस रेशियो में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो मिक्स्ड हैं, जब मैं कोई भी मिक्सचर टेकन आउट करूंगा, चाहे मैं एक सिंगल ड्रॉप ही क्यों ना करूं,
वो उसी रेशियो में टेकन आउट होगी जिस रेशियो में वो मिक्स्ड है। ये आप कहीं पे भी हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी चाहो नोट कर लेना कि रेशियो में हमेशा जो टेकन आउट होता है वो उसी रेशियो में टेकन आउट होता है जिस रेशियो में मिक्स्ड है। तो अगर मैंने ये 20 लीटर यहाँ पे टेकन आउट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्कोहल और वाटर निकल के गया होगा इस 20 लीटर में वो 3:2 का रेशियो में गया होगा। ठीक है, इसका सीधा सा एग्जांपल आप अब जिन्होंने अगर नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं इस चीज को कहाँ से समझ सकते हैं, जो घर में हम अपने मिक्सचर्स बनाते हैं, है ना, कि अगर हम कोई जग में एक में नींबू पानी बना रहे हैं तो हमने कुछ रेशियो में हमने हर चीज को मिक्स किया होगा, और फिर जब हम उसमें से एक गिलास में अलग अलग करके निकालते हैं तो हर गिलास में जो टेस्ट होता है उस नींबू पानी का वो सेम होता है ना। तो वो रेशियो सेम, जो टेस्ट सेम होने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो मिक्सचर्स हैं वो हर ग्लास में भी और जग में भी सेम रेशियो में मिक्स है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो मिक्सचर का जो टेकन आउट होता है वो सेम रेशियो में होता है। यहाँ से मैं अब बताऊंगा कि भाई कितना इस 20 लीटर में अल्कोहल कितना गया और वाटर कितना गया। तो 20 लीटर को डिवाइड किया 3:2 में, तो ये कितना हो जाएगा 12 लीटर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 लीटर। 20 लीटर को डिवाइड कर दो क्योंकि टोटल यूनिट कितने हो गए 5, और ये 5 बराबर है 20 के, तो 1 बराबर होगा 4 के, तो यहाँ से 3 बराबर हो गए कितने के 12 के, और 2 8 के। तो बस मुझे फाइनल एल्कोहल अपॉन फाइनल वाटर कर देना है। तो फाइनल एल्कोहल अपॉन फाइनल वाटर किया तो यह जाएगा 3x लीटर पहले एल्कोहल था, उसमें से 12 लीटर एल्कोहल निकल के चला गया, तो 3x माइनस 12। मेरे पास जो बचा एल्कोहल कितना बचा है 3x माइनस 12। फिर वाटर की फाइनल क्वांटिटी देखो तो 2x लीटर हमारे पास वाटर था, है ना, ठीक है, 2x लीटर मेरे पास क्या था वाटर था, उसमें से वाटर कितना रिड्यूस हो गया 8 लीटर, ठीक है। बट ध्यान रखना पानी मैंने ऐड भी किया है। फाइनल जब मैंने अपनी मिक्सचर की रेशियो जब बनाई तो मैंने वापस उसमें 20 लीटर पानी भी ऐड किया है, दैट इज -8 + 20 इज इक्वल टू, अब इस एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 1:4। तो बस यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 12x माइनस 48 इज इक्वल टू 2x प्लस 12। तो 2x को इधर ले आए दैट इज 10x, 48 को इधर ले आए दैट इज 60। तो x की वैल्यू आ गई भाई कितनी 6। अब मुझे आंसर किसका देना है, टोटल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x दैट इज 3 × 6 18 लीटर्स, और वाटर कितना हो जाएगा 3 × 2 दैट इज 2 × 6 दैट इज 12 लीटर। और अगर टोटल पूछे तो टोटल आ जाएगा भाई 30 लीटर्स। क्लियर। बात समझ में आई सबको। ठीक है, देखो इसी चीज को अगर आप सिर्फ रेशियो से करना चाह रहे हो तो रेशियो से करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा, बाकी की कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं बस समझा देता हूँ कि ये कैसे हो सकता था। अगर रेशियो से करना है 3:2, ये एल्कोहल हो गया ये वाटर हो गया, ठीक है, ये इनिशियल था, फाइनल 1:4। यहाँ पे आपको देखो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी चीज सेम रह रही है, ठीक है, क्वांटिटी किसकी सेम है। तो क्वांटिटी आप देख रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी सेम किसकी है, अगर मेरे पास कोई मान लो यहाँ पे मेरे पास इसमें एल्कोहल प्लस वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसमें से 20 लीटर निकाल दिया मिक्सचर, और 20 लीटर इसमें हमने पानी ऐड कर दिया वाटर, तो क्या चीज सेम रहेगी, क्योंकि जब मैंने मिक्सचर निकाला तो एल्कोहल भी रिड्यूस हुआ और वाटर भी, लेकिन जब मैंने 20 लीटर वाटर डाला तो सिर्फ वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे दोनों ही क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी, बट आपकी जो टोटल क्वांटिटी है, मतलब जितना मिक्सचर था आपके कंटेनर में वो बिल्कुल सेम था, जितना पहले था उतने ही लीटर अब रहेगा, यहाँ पे कोई भी चीज मतलब उसकी टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो। तो यहाँ पे आप टोटल क्वांटिटी को एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 5 है और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी 5 है,
बस ये यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रपोर्शन में जब दो रेशियोज को प्रपोर्शन में बनाओगे तो कोई ना कोई चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो सेम रहनी चाहिए, और उसको सेम कर देंगे तो वो अपने आप प्रपोर्शन में आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि मैं जब मेरे पास कोई कंटेनर फुल, बिल्कुल फुल भरा हुआ है, और मुझे उसमें से कोई चीज चेंज करनी है, जैसे कि इसमें से अल्कोहल वाटर पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, तो मैंने मिक्सचर जब निकाला, वाटर ऐड किया, तो वाटर जितना इंक्रीज हुआ है मेरा उतना ही अल्कोहल डिक्रीज कर गया होगा, क्योंकि बाकी की चीजें तो आ ही नहीं सकती सेम अमाउंट में। ठीक है, क्योंकि जितना वाटर इंक्रीज कर जाएगा उतना ही अल्कोहल डिक्रीज करेगा, या फिर जितना अल्कोहल डिक्रीज कर जाएगा उतना ही वाटर इंक्रीज कर सकता है कंटेनर में, बस। तो यहाँ पे +2 हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे -2 हुआ है, तो बिल्कुल ये चीज अपने आप प्रोपोर्शन में आ जाएगी। हमें बस इस 2 यूनिट की वैल्यू ही पता कर लेनी है एक बार, कि चेंज्ड वाटर कितना है, कि वाटर में कितना चेंज हुआ, वाटर में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है। तो जब मैंने 20 लीटर अपना मिक्सचर जब निकाला था, तो मेरा 8 लीटर उसमें से वाटर निकल के गया था, है ना। और जब मैंने और उसमें से एल्कोहल कितना निकल के गया था, 12 लीटर। तो जब मैं इसमें वापस से पूरा 20 लीटर पानी मिलाऊंगा, तो ये 8 लीटर तो पानी पहले से ही था मेरे पास, तो ये तो पानी की जगह पानी आ गया। एक्स्ट्रा क्या आएगा कि इस 12 लीटर एल्कोहल की जगह भी वाटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा जो एल्कोहल रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ 12 लीटर रिड्यूस हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वाटर इंक्रीज हुआ है, जो नया वाटर है, जो मोर वाटर है, वो सिर्फ 12 लीटर ही मेरे पास आया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो 2 यूनिट है, ये जो 2 यूनिट है जो इंक्रीज हुए हैं, वो 12 लीटर के बराबर है। ठीक है, या तो आप एल्कोहल की ले लो चाहे वाटर की ले लो, क्योंकि जितना एल्कोहल रिड्यूस होगा उतना ही वाटर इंक्रीज करेगा, या जितना वाटर इंक्रीज करेगा उतना ही एल्कोहल रिड्यूस करेगा। तो जितना एल्कोहल हमने निकाल के फेंक दिया था, ठीक है, तो 12 लीटर था वो, उसकी जगह पानी डाला तो 12 लीटर पानी ही बढ़ेगा, बाकी जो 8 लीटर पानी पहले भी था और नया पानी था, तो पानी पानी का कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो जो नया पानी है, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है या फिर डिक्रीमेंट हुआ है अल्कोहल का, वो 12 लीटर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 6 यूनिट, 6 लीटर। 1 यूनिट आपका आ जाएगा 6 लीटर के बराबर। तो हम कह सकते हैं इनिशियली एल्कोहल कितना है यहाँ पे, 3 यूनिट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 6, दैट इज 18 लीटर। और जो वाटर है वो है हमारे पास 2 यूनिट, तो वो हो जाएगा 2 × 6, दैट इज 12 लीटर। और अगर टोटल पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 30 लीटर। तो छोटे में करना है तो ऑल्टरनेटिवली ऐसे हो सकता है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अगर सिर्फ रेशियो से करना है बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के, क्योंकि ये चीजें, रेशियो वाली चीजें तो आपको क्वेश्चन में देख के भी पता चल सकती है कि कितना रिड्यूस कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।